हम लोग अब ये जान लिए हैं कि बैंक होता क्या है और हम लोग जान लिए हैं कि बैंक कमाता कैसे है। चलिए अब जाना जाए कि बैंक जो होता है आखिर कितना पैसा वो किसी को लोन पे दे सकता है, या फिर उस बैंक के लिए, कोई भी बैंक हो, उसके लिए कौन कौन सा नियम बनाया गया है, या नियम का पालन नहीं करने पे उसको कैसे दंडित किया जा सकता है। चलिए समझने का प्रयास किया जाए। भारत में एक होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आपको बतला दे, दो तरह का बैंक होते हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो स्टेट लेवल पे कार्य करते हैं, और दूसरा भी बैंक होता है जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये पूरे कंट्री लेवल पे कार्य करता है। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप कह सकते हैं आरबीआई। आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो आरबीआई होता है, भारत में जितने भी बैंक होते हैं, जितने भी बैंक हैं, उन सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, समझने का प्रयास करिए। रेगुलेट का मतलब ये होता है कि आरबीआई द्वारा जितने भी बैंक हैं, सभी बैंक को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। आप भी अगर बैंक खोलना चाहते हैं तो आपको भी आरबीआई के पास जाना पड़ेगा, और आप सब कुछ बनाने के बाद, जो आपको बोला जाएगा, सब कुछ बनाने के बाद आपको आरबीआई की अनुमति लेने के बाद आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक बैंक खोल सकते हैं। जिस बैंक में आप पैसा रखते हैं, अगर वह बैंक आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, आपका बैंक पैसा लेकर के आपका भाग जाता है, तो आपका पैसे का जवाबदेही कोई नहीं होगा, यानी आपका जो पैसा है वो मिलेगा नहीं। लेकिन आप जिस बैंक में पैसा रखे हैं, वो बैंक अगर भाग जाता है तो आपका पैसा जो है 5 लाख रुपया तक सुरक्षित रहता है। 5 लाख रुपया का मतलब समझने का प्रयास करिए। जैसे दो एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे एक एसबीआई बैंक है। एसबीआई जो बैंक होता है यह गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट मतलब सरकारी है। और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है, यह जो प्राइवेट बैंक है। दोनों का एग्जाम्पल ये है। ये जानकर क्या आश्चर्य होगा, दोनों जो बैंक है ये आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड है। आप दोनों बैंक में पैसा रख सकते हैं, आप दोनों बैंक में पैसा रख सकते हैं। एक सवाल ये पूछा जाता है कि मानिए कि हम बैंक में पैसा रखें, एसबीआई में पैसा रखे, 10 लाख रुपया रख दिए और पता चला कि एसबीआई ही भाग गया या बुड़ गया। आखिर बतलाएंगे कैसे बुड़ जाता है बैंक, वो बुड़ गया। तो बुड़ गया तो हमारा पैसा कौन देगा? तो ये जानिए कि ये जो भी बैंक होते हैं ये सब किनके द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो अगर ये बैंक भाग जाता है तो आपका पैसा जो है वो 5 लाख रुपया सेफ रहेगा। कितना? 5 लाख। मानिए कि आप एसबीआई में 10 लाख रुपया जमा किए हैं, एसबीआई बैंक भाग गया, तो आपका जो पैसा है वो कौन देगी? आरबीआई। कितना देगी? तो 5 ही लाख। यानी आप किसी भी बैंक में पैसा रखते हैं और वह बैंक भाग जाता है तो बैंकों में आपका 5 लाख ही रुपया सुरक्षित है। अब मानिए कि कोई 6 लाख रुपया रखा है, बैंक भाग गया, तो उसको कितना मिलेगा? 5 लाख रुपया आरबीआई देगी। अब मानिए कि कोई बैंक में 4 लाख रुपया रखा है और बैंक भाग गया, तब उसको कितना मिलेगा? 4 ही लाख। यानी मैक्सिमम आपका 5 ही लाख रुपया सुरक्षित है। अब मिनिमम जितना रखे हैं उतना आपको मिल जाएगा। 5 लाख से रुपया नीचे भी जितना है वो बैंक भागता है तो आपका पैसा मिल जाता है। फिर ये जानना पड़ेगा कि मानिए कि एसबीआई के तो बहुत सारे कस्टमर हैं, एसबीआई के जितने भी कस्टमर हैं वो सब पैसा इसमें रखते हैं। अगर ये बैंक बुड़ गया तो बहुत लोगों का पैसा नुकसान हो जाएगा। तो क्या इसको लेकर के कोई नियम कानून नहीं है? तो इसको लेकर के नियम कानून है। चलिए समझने का प्रयास किया जाए। देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं, ये है आपका एसबीआई और ये है एचडीएफसी बैंक। दोनों बैंक, एक प्राइवेट और एक सरकारी। और ये है लोन लेने वाले। अच्छा, एक होते हैं डिपोजिटर्स। डिपोजिटर्स का मतलब ये हुआ जो बैंक में खाता खुलवाए हैं। हम लोग और आप लोग जाकर के बैंक में खाता खुलवा लेंगे, इन लोगों के पास खाता खुलवाएंगे और पैसा दे देंगे। ये लोग जो है, जो बैंक है, ये दूसरे को लोन पे पैसा देंगे। जैसे मानिए कि ये एक आदमी है, समझने के लिए ये एक आदमी है और यह इनके पास गया। किनके पास गया? एसबीआई के पास गया और बोला ना कि हमको चाहिए पैसा। किस पे चाहिए? लोन पे चाहिए पैसा, लोन पे। समझने का प्रयास करिएगा, हमको चाहिए लोन पे पैसा। तो ये बोले हैं इनसे कि हमको कितना रुपया चाहिए? 100 रुपया चाहिए। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम रखे हैं, ये बोले कि हमको चाहिए 100 रुपया।
ये बोले बैंक से कि हमको 100 रुपया चाहिए। फिर बैंक वाले बोले, ये बैंक वाले इनसे बोले कि देखो तुमको यूं ही हम पैसा नहीं देंगे, तुमको पैसा देंगे लेकिन ना हम तुमसे ब्याज लेंगे, ब्याज। अब ये बोले कि देखो हम तुमको जो पैसा दे रहे हैं उस पे हम तुमसे 12% का एनुअल इंटरेस्ट लेंगे। एनुअल मतलब साल भर के बाद अगर तुम पैसा लौटाते हो, ये 100 रुपया लौटाते हो तो 100 रुपया दोगे, अब प्लस इसमें 12 रुपया जोड़ करके दोगे। तो ये इनको दे दिए, कितना रुपया दिए समझने के लिए, ये इनको दिए 100 रुपया, 100 रुपया दिए। कितना प्रतिशत पे दिए, तो ये दिए 12% पे, 12% पे दे दिए। लेकिन इनके पास पैसा आया कहां से था, तो इनके पास मान सकते हैं कि आप वो आदमी हैं जो इनको दिए थे 100 रुपया। आप इनको कितना रुपया दिए थे, 100 रुपया। आपने इनको 100 रुपया दिया था और यह जो थे ये दूसरे को 100 रुपया दे दिए पूरा का पूरा। लेकिन हुआ क्या, ऐसा हो सकता है हुआ क्या कि ये जो आदमी था ये बोला था कि साल भर के बाद हम आपको पैसा लौटाएंगे, यानी 12 महीने पे हम आपका पैसा जो है 100 रुपया देंगे और प्लस में 12 रुपया यानी 12% और जोड़ करके दे देंगे। तब तक हुआ क्या, आप जो पैसा जमा किए हैं 100 रुपया इस बैंक से मांगने लगे, पहले ही मांगने लगे, बोले कि हम अपना पैसा उतारना चाहते हैं, आप मांगना शुरू कर दिए। ऐसे केस में बैंक के लिए क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे केस जल्द क्रिएट होता नहीं है, इसलिए कि इस बैंक के पास केवल एक आदमी तो पैसा जमा करने के लिए होगा नहीं, इनके पास कई लाख कई करोड़ों लोग होते हैं जो पैसा जमा करते हैं और कई करोड़ों लोग होते हैं जो पैसा लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जल्द क्रिएट होती नहीं है, लेकिन जब हो जाती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है, या सवाल फिर आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि क्या इसको लेकर के कोई नियम कानून नहीं है कि बैंक जो है अपने पास भी कुछ रुपया रखे। नहीं तो क्या होगा, जब सारा का सारा बैंक जो है दूसरे को ही पैसा लोन पे दे देगा, तो ये लोन पे दे दिया और तब तक पता चला कि जो भी अकाउंट खुलवाए हैं इस बैंक में वो सारे लोग पहुंच गए पैसा उतारने के लिए, तो क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए देखिए नियम बनाई है अपना आरबीआई। ये बोलती है कि देखो, बैंकों से बोलती है कि देखो भाई तुम लोग जो हो किस तरीके से किसी को लोन दोगे, इसके लिए एक बनाई है अकॉर्डिंग टू आरबीआई, बोलती है CRR, इसको पालन करना है। ये CRR क्या होता है, ये बोलती है CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो बैंक के लिए आरबीआई बोलती है कि CRR का पालन करना है, यानी कैश रिजर्व रेशियो का पालन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास जितना रुपया जमा किया जाएगा, आरबीआई बोलती है बैंक से कि तुम्हारे पास जितना रुपया जमा किया जाएगा उसका 4%, कितना प्रतिशत, 4% रुपया तुम हमको दे दोगे। किसको, हमको। हमको यानी किसको, आरबीआई को। यानी रिजर्व बैंक जो इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, किसी भी बैंक से 4% उसका टोटल जो डिपॉजिट्स है जो कि ग्राहक उसके पास जमा किए हैं उसका 4% किन के पास रहता है, तो आरबीआई खुद अपने पास रखती है। अच्छा, ऐसा क्यों रखती है, ऐसा इसलिए रखती है कि मानिए कि इस एसबीआई के पास 100 रुपया जमा है, तो ये एसबीआई जो है 100 रुपया जो है, तो 100 रुपया का 100 रुपया किसी को लोन पे नहीं देगी। 100 रुपया में से 4 रुपया किन के पास रखेगी, आरबीआई के पास। अब ये आरबीआई 4 रुपया लिया क्यों, इसलिए कि मानिए ऐसे सिचुएशन में 4 रुपये पे समझा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में मानिए कि इनके पास ये बैंक भाग गया, 4 रुपया इनके पास है और जो इनके पास जमा किए थे वो इनको ढूंढेंगे, पता चला कि ये भाग गए हैं, तो ये किन के पास जाएंगे, ग्राहक जो कस्टमर है जाएंगे आरबीआई के पास। आरबीआई इनको 4 रुपया थमा देगी, अब बोलेगी ना तब तक तुम 4 रुपया लेकर के रखे रहो, हम उनको ढूंढते हैं वो भागे कहाँ, हम उनको ढूंढते हैं भागे कहाँ। इसलिए ये जो आरबीआई होती है 4%, हर एक बैंकों का 4%, अब 4% कम नहीं होता है, 100 करोड़, 1000 करोड़, 20,000 करोड़ बैंकों के पास पैसा होता है, तो उसका 4% बहुत हो जाता है। तो 4% जो होती है किसी भी बैंक का 4% ये अपने पास रखती है आरबीआई। अब बचा कितना प्रतिशत, 96%, यानी बैंक के पास अभी भी 96% पैसा बच जाता है जिसका ये लोग यूज करते हैं या कर सकते हैं। लेकिन अभी भी सरकार सोचती है, आरबीआई सोचती है कि अभी 96% बहुत रुपया है,
अभी हम इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं तो 96% अगर बुरा तो बहुत ग्राहक जो है रोड पे आ जाएंगे। इसके लिए एक दूसरा नियम ये अकॉर्डिंग टू आरबीआई बोलती है, अब लगाएंगे CLR। अब ये CLR क्या होता है समझना है। ये आरबीआई बोलती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बोलती है आरबीआई कि अब आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में 18% जो है आप अपने पैसे को रखेंगे। यानी आरबीआई बोलती है कि देखिए 100% में से 4% हटा दीजिए और जो बचा है उसमें से 18% जो बचा रुपया आपके पास, वो हम जहां बोलेंगे, हम कौन, आरबीआई, हम जहां बोलेंगे वहां आप लोग पैसा रखेंगे। ये बोलता है आरबीआई बोलता है कि आप लोग डिपॉजिट रिजर्व के रूप में, डिपॉजिट रिजर्व का मतलब ये हुआ कि हम जैसे बोल रहे हैं वैसे तुम लोग रखोगे कि मान लो तुम लोग दिवालिया हो भी जाते हो तो उस चीज को बेच करके और जो कस्टमर होंगे उनके पैसे को दे दिया जाएगा। तो ये डिपॉजिट रिजर्व के रूप में 18% जो होता है उस रुपये को डिपॉजिट रिजर्व के रूप में रखवाती है। ये बोलती है कोई बॉन्ड खरीद लो, कौन सा, सरकारी बॉन्ड खरीद लो। सरकारी बॉन्ड होता है, अब सेंट्रल बॉन्ड होता है, स्टेट बॉन्ड होता है, तो वो खरीद करके रख लो। क्यों? क्योंकि तुम लोग पे विश्वास नहीं है, भाग जाओगे अगर तुम लोग बुड़ जाओगे। तो अगर बॉन्ड खरीदे हो, सरकारी है तो सरकारी बॉन्ड बुड़ता नहीं है, तो उसको बेच करके ग्राहक जो भी है, कस्टमर है, उनका पैसा दे दिया जाएगा। या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदो, या फिर गोल्ड रिवेन्यू, तुम गोल्ड खरीद करके रखो अपने पास, सोना खरीद करके रखो स्टोर करके। जब तुम बुड़ जाओगे उस जो सोना है खरीदे हो उसको बेच दिया जाएगा, और बेच करके जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उनको पे किया जाएगा। या सिक्योरिटीज, बहुत सारा सिक्योरिटीज होता है, उसको खरीदो। या पीएसयू जो होता है उसमें इन्वेस्ट करके रखो, खरीद करके रखो। ये सारी चीजों में सरकार 18% जो पैसा होता है बैंक का लगवाती है। अब देखिए, समझने का प्रयास करिए। अच्छा, ये जो 4% और ये 18% जो लिखे हैं, ये कभी कभी थोड़ा कम और कभी कभी अधिक हुआ करता है। तो ये देखिए, जोड़िए ना, 18 और 4 कितना हुआ, 22%। यानी 100 में से 22 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 78। यानी 78 का मतलब हुआ 78%। तो देखिए यहाँ पे एक लिखे हैं 75 से 78%, ये घटता बढ़ता रहता है रेशियो, इसलिए 75 से 78% जो होता है फ्री फ्रॉम आरबीआई टू यूज अ बैंक। इस तरीके से एक बैंक जो होता है उसके पास 75 से 78% जो पैसा होता है उसका मनचाहे तरीके से क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मानिए कि किसी बैंक के पास बहुत सारे लोग मिलकर के 100 रुपये जमा किए हैं, 100 रुपये में से वो 75 से 78 रुपया जो पैसा है, उसके पास जो रुपया बचा है उसका अपने मनचाहे तरीके से जो भी करना हो, किसी को लोन पे देना हो, या फिर बैंक कैसे कैसे पैसा कमाती है पहले बतलाए हैं, उस तरीके से यूज कर सकती है। लेकिन ये भी याद रखना है 18 4 22, ये 22% पैसा जो है वो अपने मनचाहे तरीके से यूज नहीं कर सकती है। तो ये होता है। अच्छा, मानिए ऐसे भी समझ सकते हैं, अच्छा ये लोग लोन पे देते क्यों हैं, तो यहाँ समझाए ही है कि इनको 100 रुपया लोन पे दे दिया गया है। ये 100 रुपया इनको दे दिए हैं 12% पे, और ये 100 रुपया आप दिए हैं, कोई अकाउंट खुलवाए हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाए हैं। अब अकाउंट दो तरह का होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट अगर खुलवाते हैं तो उस पर बैंक कोई चार्ज नहीं देगा, यानी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर सेविंग अकाउंट आप खुलवाते हैं तो सेविंग अकाउंट पे 3 से 4% ब्याज देता है बैंक, आपको देगा। मानिए कि आप बैंक हैं, हम खुलवाने जा रहे हैं, हम जाकर के बोलेंगे करंट अकाउंट खोलिए, हम करंट अकाउंट खोल लिए, हमको इंटरेस्ट कोई नहीं देंगे आप, बैंक के द्वारा करंट अकाउंट पे नो इंटरेस्ट। अब मानिए हम गए आपसे कहे हम सेविंग अकाउंट खोलवाएंगे, हम आपसे सेविंग अकाउंट खोला लिए, तो आप बैंक है तो हमको आप 3 से 4% ब्याज देंगे जो पैसा रखेंगे उस पे। तो समझने का प्रयास करना है। मानिए कि यहाँ एसबीआई को आप पैसा 100 रुपया दिए, आइए 100 रुपया दूसरे को ब्याज पे दे दिया 12% के दर से, और ऐसा हुआ कि साल भर इसको हम पैसा रखने के बाद ये हमको कितना लौटाया, तो लौटाया 100 कितना रुपया, 12 रुपया, 112 रुपया, 112 रुपया लौटा दिया। ये आदमी इनको 112 रुपया लौटा दिया। ये 100 रुपया आप जमा किए थे, आप बैंक में आप जमा किए थे, तो आप में आपको कितना रुपया दे दिया जाएगा, 3% या 4%। सेविंग अकाउंट खोले हैं तो 3 से 4% आपको मिल जाएगा। यानी आपके 100 रुपया से बैंक कमाया 112 रुपया, इसमें से 4% निकाल दीजिए, यानी 4 रुपया आपको दे देगा, यानी इसमें से 4 रुपया आपको दे देगा,
आप पैसा पूरा लेना चाहते हैं तो 100 रुपया वो और 4 रुपया आपको जो ब्याज देने के लिए बोला गया था सेविंग अकाउंट के लिए वो, यानी 104 रुपया आपको दे दिया गया। इसमें से 104 घटा लीजिए, बचा 8 रुपया। 8 रुपया ये आपके ही पैसे से ये बैंक कमाया है। अब इस तरीके से एक कस्टमर नहीं, सोच करके देखिए 2024 का डाटा बतलाता है कि जो SBI बैंक है उसके पास 50 करोड़ अकाउंट से 50 करोड़ अकाउंट्स थे। 50 करोड़ अकाउंट्स का मतलब ये हुआ कुछ नहीं, 50 करोड़ ऐसे मान सकते हैं 50 करोड़ लोग हैं और एक हजार रुपया, केवल 1000 रुपया अपने खाता में रखे हैं जिसका ये बैंक यूज कर सकती है। तो अब सोच करके देखिए कि कितना रुपया होगा, और उसको किसी को लोन पे दिया जाएगा, और लोन जब लिया जाएगा तो कितना रुपया एक बैंक कमाती है। हम बोलते हैं बैंक को, बैंक का मतलब होता है पैसा का दुकान, यानी पैसा से पैसा छापने का दुकान आप बैंक को कह सकते हैं। तो ये होता है बैंक। लेकिन मानिए कि हम इसको तो बैंक दे दी, इसको बैंक पैसा दे दी, अब पता चला कि बैंक इससे मांगने गई कि तुम पैसा दो पैसा, अब पता चला कि ये आदमी ही नहीं रहा, यानी पैसा लेकर के भाग गया। उस समय ये बैंक करेगा क्या, उस समय क्या इस पे गुजरेगा, कैसे क्या करेगा? तो इसको समझने के लिए चलिए देखते हैं कि बैंक को कौन कौन सा दिक्कत आ जाता है, किस तरीके से बैंक दिवालिया तक हो जाते हैं, और बैंक में क्या क्या कमी, कौन कौन सा लूप होल हो जाता है। तो यहाँ लिखे हैं व्हेन अ बैंक इज कम्प्लीटली रूइंड और फेल्ड, जब एक बैंक जो होता है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, या अपना पैसा जो है कस्टमर का पैसा जो ग्राहक उसमें जमा किए हैं सेविंग अकाउंट या कोई भी अकाउंट के द्वारा, उनको देने में असमर्थ हो जाता है, ऐसे इट्स रेफर्ड टू एजर। इस कंडीशन को किस किस नाम से जाना जाता है? जैसे देखिए बैंक रन, एक होता है बैंक रन, आप सुनेंगे बैंक के बारे में सुनेंगे, ये बैंक रन हो गया। ये बैंक रन होता क्या है तो समझने का प्रयास करिए। जैसे सोच करके देखिए कि मानिए कि आप 100 रुपया इनको दिए थे बैंक को, आइए इनको दे दिए, ये वाला इनको दे दिए। अब हुआ क्या, हुआ ये कि अभी इनका टाइम नहीं पूजा है, इनका टाइम नहीं पूजा है कि आपको पैसा दे। आप आ गए इस बैंक के पास, हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए। इन बैंक के लिए दिक्कत हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पे लिखा गया है बैंक रन का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स विथड्रॉल देयर डिपॉजिट्स इन अ शॉर्ट पीरियड। समझना है, जैसे मानिए आप बैंक हैं, 100 लोग आपको पैसा दिए हैं, आप 100 लोगों का पैसा दूसरे को दे दिए हैं। अब हुआ क्या, एक ऐसा समय आया कि ये 100 लोग ना 10 ही दिन के अंदर आपके पास आ गए, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। अब आप उनको पैसा कैसे देंगे? आप तो पूरा पैसा लेकर के दूसरे को दे दिए हैं ब्याज पे, यानी पैसा कमाने के लिए, ये सब लोग आ गए हैं। तो ऐसे ही सिचुएशन को कहा जाता है बैंक रन, यानी उसको बोला जाएगा ये बैंक रन हो गया, बैंक रन। दूसरा भी होता है, दूसरा भी एक टर्म्स होता है बैंक फेलियर। अब ये बैंक फेलियर क्या होता है समझने का प्रयास करना है। अ सिचुएशन वेयर अ बैंक इज अनेबल टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड इज फोर्स्ड टू क्लोज। एक ऐसा भी बैंक के लिए दिक्कत आ जाता है कि आप बैंक में पैसा रख दिए हैं, जा रहे हैं, लेकिन बैंक आपके पैसे को दूसरे को दे दिया है, अब बैंक आपको पैसा नहीं दे पा रहा है। इस सिचुएशन में बैंक जो होता है अपना शटर गिरा देता है, अब बोलता है कि इस समय हम पैसा नहीं दे सकते हैं। इस सिचुएशन को बैंक के लिए बोला जाता है कि बैंक जो है बैंक फेलियर हो गया है, बैंक फेलियर हो गया है। जैसे अभी महाराष्ट्र में आज से 2.5 महीना पहले हुआ था, एक बैंक है जिसका अगर आप लोग जानते हैं, अपडेटेड हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेशन बैंक का नाम है, न्यू इंडिया कोऑपरेशन, जिसमें जनता की पैसा 2436 करोड़ रुपया बैंक में ही रह गया। उस बैंक के बारे में सर्च किया गया तो पता चला कि वो जो बैंक है 6 महीना से लोग उसमें नहीं तो पैसा डाल पा रहे थे और नहीं तो पैसा निकाल पा रहे थे। बैंक फेलियर हो गया था, बैंक फेलियर। ये सिचुएशन एक दिन में नहीं हुआ था, सोचा गया, समझा गया, छानबीन किया गया तो पता चला कि ये लूप होल 2 साल पहले से ही चल रहा था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको शायद इग्नोर कर रही थी। तो ऐसा भी दिन आता है, तो सोच समझ करके भी बैंक में पैसा रखना होता है। अगला है आपका, एक और होता है बैंक इंसॉल्वेंसी, यानी बैंक का दिवालियापन होना। बैंक कब दिवालिया हो जाता है, कि कैसे दिवालिया हो जाता है समझने का प्रयास करिए। यहाँ देखिए, व्हेन अ बैंक्स liabilities exceed its assets making it unable to pay its debts। बैंक के पास
एसेट होता है। अब एसेट क्या होता है? जो आपके जेब में पैसा डाले उसे एसेट कहेंगे, और जो आपसे पैसा खर्च करवाए यानी आपके जेब से पैसा निकाले उसे लाइबिलिटीज कहेंगे। बैंक बहुत सारे सामान को खरीदता है, जो उसके जेब में पैसा डालता है वो सारा सामान एसेट है। या बैंक आपको लोन दे दिया है तो आप चुकाएंगे ना, उसके लिए एसेट है, इंटरेस्ट देंगे, एसेट है। लेकिन बैंक किसी से कर्जा लिया तो ये तो लाइबिलिटीज है, बैंक भी कर्जा लेता है तो ये लाइबिलिटीज है। तो एक ऐसा भी सिचुएशन आता है, देखिए एक ऐसा भी सिचुएशन आता है कि ग्राहक जो भी खाता खुलवाए हैं वो बैंक के पास अपने पैसे के लिए पहुंचे, सब पैसा दे दिए, और उसके पास जितना एसेट था, जो एसेट खरीदा था, उसको भी बेच करके जनता का पैसा दे दिया, और तभी भी पता चला कि अभी पूरे लोगों का पैसा नहीं दे पाया है और उसके पास बहुत ज़्यादा अभी कर्जा बाकी रह गया है। ऐसे सिचुएशन में बैंक जो होता है अपने आप को दिवालियापन घोषित कर देता है, बोलता है मैं दिवालिया हो गया हूँ। इस सिचुएशन को बोला जाता है बैंक इंसॉल्वेंसी। ऐसे कब होता है? जब एसेट बेच दे, एसेट पूरा बेचने के बाद भी डेट को पूरा ना कर पाए, तब ये सिचुएशन क्रिएट होता है। एक और सिचुएशन देखा गया है बैंकरप्सी। ये क्या होता है? अ लीगल प्रोसेसेस वेयर अ बैंक इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है, बैंकरप्सी का मतलब होता है कि जहां ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बैंक जो है खुद अपने आप को बोलता है मैं दिवालिया हो गया हूँ, दिवालिया मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ। खुद बैंक ही आकर के आपको सामने से ही डिक्लेयर कर देगा कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, दिवालिया हो गया हूँ। इसका मतलब आपका पैसा अब नहीं मिल सकता है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो यही लिखे हैं अ लीगल प्रोसेसेस वेयर अ बैंक इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड इट्स एसेट आर लिक्विडेटेड टू पे ऑफ क्रेडिटर्स। जहां उसके जितने भी एसेट्स होते हैं उसको लिक्विडेट करके यानी बेच करके और पैसा चुकाया जाता है, जो भी क्रेडिटर्स जो होते हैं, जो बैंक को पैसा दिए होते हैं उनको। तो ये होता है आपका बैंकों के लिए कुछ टर्म्स जो बैंक इस तरीके से बुड़ जाते हैं। चलिए देखते हैं कि कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से बैंक बुड़ते हैं। सम पॉसिबल रीजन्स फॉर बैंक फेलियर इंक्लूड। कुछ ऐसे रीजन्स देखे गए हैं जिसके बेस पे आप जान सकते हैं कि बैंक बुड़ते कैसे। जैसे पुअर लेंडिंग प्रैक्टिसेस। पुअर लेंडिंग प्रैक्टिसेस का मतलब हुआ जो बैंक है इनके छानबीन में कुछ दिक्कत आ जाता है, कार्यक्रम में कुछ दिक्कत आ जाता है, तब बैंक बुड़ते हैं। दूसरा है इनसफिशिएंट कैपिटल। ज्यादा मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में अपने पास पैसा नहीं रखते हैं, बैंक बुड़ जाते हैं। अब मानिए कि आपके पास पैसा है, सब ब्याज पे ही दे दिए, कोई ब्याज ही नहीं दिया, मतलब आप हमको लोन पे दिया, हम ही भाग गए। आप बैंक है, जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आप एक बैंक है, आपको कोई 100 रुपया दिया, आप हमको 100 रुपया दिए और हम भाग गए। अब आप उसको कैसे देंगे? आपको अपने पास सफिशिएंट मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में पैसा रखना पड़ेगा कि मानिए कि वो आदमी आपसे मांगने आता है तो आप उसको भी दे दें। इतना भी पैसा होना चाहिए कि आप हमको लोन पे दे करके आप पैसा भी कमा पाए। तो ये नहीं कर पाने की वजह से बैंक बुड़ जाते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। बैंक जो होते हैं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को भी कर देते हैं। रिस्की मतलब मानिए कि कोई बिजनेस खोल रहा है, बोल रहा है हम 100 करोड़ हमको रुपया चाहिए, अगर तुम 100 करोड़ दोगे तो 20% का तुमको इंटरेस्ट देंगे, 20%। अब 20% बहुत हो गया, 100 करोड़ पे 20% का मतलब क्या हुआ? 20 करोड़ रुपया। 100 करोड़ का 20% का मतलब हुआ ये 20 करोड़। अब इस बहकावे में आकर के बैंक उसको 100 करोड़ दे दिया, अब पता चला कि उसका बिजनेस ही बुड़ गया। तो उसका बिजनेस बुड़ा तो इसका 100 करोड़ क्या हो गया? बुड़ गया। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स जो ये करते हैं बैंक लोग, इनको ले डूबता है। अगला भी है इकोनॉमिक डाउनटर्न। इकोनॉमिक डाउनटर्न का मतलब ये होता है, कभी ऐसा भी देखा गया है कि पूरे देश में ही कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि हर एक चीज ही बर्बाद होने लगे। जैसे कोरोना के समय हुआ था, केवल बैंक ही नहीं, हर एक तरह ही बर्बादी। जैसे युद्ध हो गया, या फिर जैसे मानिए कि कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है कि सारी कंपनियां जो है अच्छी तरीके से परफॉर्म ना करें, या फिर कोई ग्लोबल रिसेशन आ गया, महंगाई बढ़ गया। इस तरीके के सिचुएशन जब देश में आता है तभी भी बैंक क्या होते हैं? बुड़ने के कगार पे पहुंचने लगते हैं। अगला है रेगुलेटरी इश्यूज। रेगुलेटरी इश्यूज का मतलब हुआ कभी कभी ये जो बैंक होते हैं सरकार द्वारा जो नियम बनाया गया है, आरबीआई द्वारा जैसे ये जो नियम बनाया गया है, जैसे ये नियम है CRR, SLR, इसका पालन बैंक नहीं करते हैं, तभी भी इनको बुड़ा दिया जाता है, सरकार इनको बंद कर देती है। अब यहाँ पे आपको कुछ समझाना चाहेंगे। देखिए ये है आरबीआई। अब आप सुने होंगे
आरबीआई जो होती है महंगाई को घटाने और बढ़ाने के लिए, आप जब ये स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते होंगे तो सुने होंगे कि आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाली है, इंटरेस्ट रेट घटाने वाली है। ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। रेपो रेट घटाने वाली है, रेपो रेट बढ़ाने वाली है। तो थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको दे देते हैं। ये देखिए, ये बैंक है। अब बैंक, ये जो है बैंक, ये अपने आप तुमको पैसा नहीं देगी। मतलब ये जो बैंक है किसी को ब्याज ऐसे ही नहीं देगी सरकार के अनुसार, ये आरबीआई बनाएगी। आरबीआई बोलती है कि देखो इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। ये अब होता क्या है समझना है। जैसे देखिए, आप इससे पैसा लिए तो ये आपसे जो पैसा चार्ज करेगी आपसे, इसको बोला जाता है बेस रेट। बेस रेट, बेस रेट, बेस रेट का मतलब आप कोई ब्रोवर हैं, पैसा लेने वाले हैं, बैंक से लिए हैं, इसको इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हैं। अब ना इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ाती है, घटाती है। अब बोलेगी ना, आरबीआई बोले कि हम इस साल इंटरेस्ट रेट घटा रहे हैं। घटाने का मतलब अब समझना है। अब ये घटाई है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाई है तो सभी बैंकों के लिए घटा है। तो अब होगा क्या, ये जो बैंक जो थे आपको मानिए कि 8% पे ब्याज दे रहे थे, यानी 8% पे लोन दे रहे थे, तो आरबीआई घटाई है इंटरेस्ट रेट, तो अब 8% पे आपको लोन नहीं मिलेगा, अब आपको उससे कम पे ही लोन मिल जाएगा, यानी 6%, 7% पे ही लोन मिल जाएगा। अब होता क्या है, इंटरेस्ट रेट कटता है। जैसे इंटरेस्ट रेट घटा दी सरकार, मानिए कि आपको पहले मिलता था आपको 10% पे ब्याज, आरबीआई बोले कि इंटरेस्ट रेट हम कट करते हैं, तो अब आपको 10% पे ब्याज नहीं, अब 9 पे ही मिल जाएगा, 8 पे ही मिल जाएगा, 8-9 पे ही मिल जाएगा। तो अब आप ज्यादा क्या करेंगे, अब ज्यादा लोन लेना शुरू करेंगे, ज्यादा लोन लेंगे, और ज्यादा लोन लेंगे तो ज्यादा यूज करेंगे, और ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, कंपनियों का ज्यादा ग्रोथ होगा, और कंपनियों का ज्यादा ग्रोथ होगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी आपके पास पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो क्या होगा, आपके पास ज्यादा पैसा रहेगा, ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई बढ़ेगी तो फिर सरकार क्या करेगी, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, यानी जो ब्याज आपको कम पे मिल रहा था उसी को ज्यादा बढ़ा देगी। ये होता है इंटरेस्ट रेट। एक और भी होता है, कभी कभी बैंक जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये बैंक उल्टा, ये बैंक जो है उल्टा पैसा देते हैं आरबीआई को। बोलते हैं ना, बैंक बोलते हैं अब हम किसी और को पैसा नहीं देने वाले हैं, आप ही को पैसा देते हैं। ये बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं, और इसको बोला जाता है रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या होता है समझना है। रेपो रेट, जब बैंक किसको देते हैं पैसा, आरबीआई को, तो इसको बोला जाता है रेपो रेट। और रेपो रेट कौन तय करती है, आरबीआई। आरबीआई जो है रेपो रेट घटाती है, बढ़ाती है। अब समझना है, रेपो रेट अगर बढ़ाएगी तो किसका फायदा होगा, बैंकों का। रेपो रेट का मतलब ये जो कमा रहे हैं किस से, आरबीआई से। तो अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाई तो बैंक वाले क्या करेंगे, ज्यादा कमाएंगे, और रेपो रेट अगर घटाई तो बैंक वाले कम कमाएंगे। ये सब थोड़ा सा बेसिक है, आगे आपको एक क्लास में सिखाएंगे डिटेल में, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के लिए कंपलसरी हो जाता है बैंकों का फंक्शन। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब ये तो रहा कि कैसे बैंक जो होते हैं, कौन कौन सा नियम रेगुलेशंस है। चलिए अब आगे हम आप लोगों को दिखाते हैं कि बैंक जो होता है उसमें कौन कौन सा रेशियो देखा जाता है। कैसे आप जानेंगे, कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हम किसी बैंक में पैसा रखें तो सिक्योर है कि नहीं है। फिर अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हाई मार्जिन से आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे कि कौन कौन सा रेशियो कार्य करता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि बैंकों के लिए रिस्कोमीटर कौन कौन सा होता है, कैसे बैंक बुड़ जाते हैं, कौन कौन सा रिस्क होता है। लास्ट में आप लोग ये भी जानने वाले हैं, अगर बैंक बुड़ गया आपका पैसा कैसे आएगा, क्या करना होगा। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। स्क्रीन से आउट होते हैं, आप पॉज करके आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके आगे देखा जाए कि कौन कौन सा रिस्कोमीटर है।